हेलो एवरीवन, कैसे हैं बेटा आप सभी? आर यू डूइंग गुड? आज की क्लास के अंदर हम बायोजियोकेमिकल साइकिल्स पढ़ेंगे। इसके बाद हम ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड फाइनली जो है ओजोन लेयर के बारे में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला टॉपिक, बायोजियोकेमिकल साइकिल। अब बायोजियोकेमिकल साइकिल क्या होती है? तो अगर हम वर्ड को ही अगर तोड़ना स्टार्ट करें तो जियो का मतलब लैंड से है, यानी कि हमारा अर्थ यानी बायोस्फीयर से है, और केमिकल का मतलब कोई ऐसा सब्सटेंस है जो लिक्विड है या फिर किसी चीज़ का डिफरेंट एलिमेंट्स का मिक्सचर है। तो इन अदर वर्ड और लास्ट में बताने लग रहे हैं कि क्या है, ये एक साइकिल है। ठीक है, तो एक साइकिल है जो अर्थ पे भी एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म उनके अंदर भी केमिकली जो है घूमने लग रही है, उसको हम क्या कहेंगे? बायोजियोकेमिकल साइकिल जो है वो कहेंगे। बेसिकली ये क्या है? एक सर्कुलेशन है भाई। सर्कुलेशन है तो क्या कैसी होगी? गोल होगी भाई। सर्कल कैसा होता है? गोल ही होता है। तो सर्कुलेशन कहने लग रहे हैं तो गोल ही होगा। ठीक है, लेकिन ये जो गोल है, ये गोल किसको लेकर है? एक सर्टेन न्यूट्रिएंट को लेकर है, क्योंकि यहाँ पर नाम किसका लिया गया था? केमिकल का। तो केमिकल कौन सा है? केमिकल है बायोजेनिक न्यूट्रिएंट। अब न्यूट्रिएंट जो है उसका मतलब क्या है? कोई भी प्रोटोजेनिक सब्सटेंस। अब प्रोटोप्लाज्मिक सब्सटेंस का मतलब क्या है? कि ऐसे सब्सटेंस जो हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं, हम उनको बोल देते हैं बायोजेनिक न्यूट्रिएंट्स। एंड वो एबायोटिक एंड जो बायोटिक कंपोनेंट है उसके अंदर सर्कुलेट करते हैं, तो हमारे बायोस्फीयर के अंदर, तो हम उसको कह देते हैं कि वो क्या है? बायोजियोकेमिकल साइकिल है। तो एक एक करके देखते हैं कि ऐसे कौन से न्यूट्रिएंट है जो लिविंग एंड नॉन लिविंग के अंदर सर्कुलेट होने लग रहे हैं, एंड वो हमारे अंदर भी जो है प्रेजेंट होते हैं, हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर भी। तो इसके अंदर हम काफ़ी साइकिल्स पढ़ेंगे, अराउंड 4 साइकिल पढ़ेंगे। पहली है हमारी वाटर साइकिल। अब वाटर साइकिल क्या है? वाटर साइकिल है इवेपोरेशन, फिर उसके बाद फॉलिंग ऑफ लैंड रेन की फॉर्म में, एंड फिर उसके बाद में फ्लोइंग टू द सी। तो यानी कि सी है, सी लिविंग है या डेड है, या फिर कोई रिवर है, उनके अंदर क्या होता है? उनके अंदर होता है इवेपोरेशन। तो इनके अंदर क्या होता है? इवेपोरेशन जो है वो होता है। और इवेपोरेशन होने के बाद में क्या बनेगा? इसके बाद बनेगा क्लाउड। अब जो क्लाउड बनने लग रहा है इवेपोरेशन के हेल्प से, क्योंकि यहाँ से जो है वाटर वेपर जो है वो बने हुए हैं, क्योंकि क्लाउड क्या है? एक क्लस्टर है, क्लस्टर ऑफ वाटर वेपर्स, एंड उसके साथ में और क्या हो सकती है? डस्ट जो है वो हो सकती है। तो क्लाउड जो है वो बन जाता है। अब खाली इवेपोरेशन से ही बनता है? नहीं, साथ में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि प्लांट है, वो प्लांट क्या करते हैं? जो प्लांट है वो करते हैं क्या? ट्रांसपिरेशन करते हैं। वो करते हैं ट्रांसपिरेशन। जब ट्रांसपिरेशन होता है या फिर जब इवेपोरेशन होता है, तो दोनों केस के अंदर क्या होता है? वाटर वेपर जो है वो बनते हैं। तो हम इस चीज़ को कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो ट्रांसपिरेशन है, इवेपोरेशन है, उससे क्या बन गया? उससे जो है वाटर वेपर जो है वो बन गया, वाटर वेपर जो है वो बन गया। और जो वाटर वेपर है उसने क्या बना दिया? क्लाउड बना दिया। क्लाउड कैसे बनाया होगा इसने? एक प्रोसेस के द्वारा, जिसको हम कहते हैं क्या? कंडेंसेशन। कंडेंसेशन। क्या और भी तरीके से वाटर वेपर बन सकते हैं? बिल्कुल। जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स क्या करते हैं? एनिमल जो है रेस्पिरेशन करते हैं। तो एनिमल्स जो हैं वो रेस्पिरेशन करते हैं, और जब रेस्पिरेशन करते हैं तो जो सांस छोड़ी जाती है उसके साथ में कुछ वाटर वेपर जो है वो भी बाहर निकलते हैं, एंड वो जो वाटर वेपर बाहर निकलते हैं वो भी कुछ फॉर्म में आगे चल के जो है क्लाउड में लिटिल बिट कंट्रीब्यूशन जो है वो करते हैं। तो क्लाउड जो है वो बन गया विद द हेल्प ऑफ कंडेंसेशन प्रोसेस। एंड जब क्लाउड बन जाता है तो फिर उसके बाद क्या होता है? उसके बाद में प्रेसिपिटेशन जो है वो होता है, रेन जो है वो होती है। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। तो प्रेसिपिटेशन प्रोसेस के अंदर क्या होता है? जो क्लाउड है उसके अंदर कई सारे वाटर वेपर जो है प्रेजेंट होते हैं। वो वाटर वेपर जो है धीरे धीरे कंडेंस होकर लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं। लिक्विड जो है उसके अंदर वेट थोड़ा कम होता है, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता है, एक जो लिक्विड ड्रॉपलेट है वो दूसरे लिक्विड ड्रॉपलेट से कंबाइन होकर एक बड़ी ड्रॉपलेट बन जाती है। जब वेट ज़्यादा होता है तो रेन की फॉर्म में जो है बाहर निकलते हैं। अब जब रेन बनी है तो रेन होने के बाद कुछ तो वाटर जो है वो रन ऑफ जो है वो हो जाता है,
वो रन ऑफ होकर के कहाँ पे चला जाएगा, रिवर के अंदर चला जाएगा या फिर जो हमारा सी जो है उसके अंदर चला जाएगा। कुछ जो है वो कहाँ चला जाएगा, वो सोइल के अंदर जो है वो चला जाएगा विद द हेल्प ऑफ इनफिल्ट्रेशन। तो यहाँ पर एक प्रोसेस जो है वो होती है जिसको बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन, यानी कि परकोलेशन भी कह देते हैं, परकोलेशन या फिर इनफिल्ट्रेशन, जिससे वाटर जो सोइल के ऊपर गिरा है वो सोइल के अंदर जो है चला जाता है। सोइल के अंदर जाने के बाद क्या होगा, प्लांट जो है ऐसे जो वाटर टेबल के अंदर या फिर जो इसकी सोइल के बीच में फंसे हुए वाटर जो है उसको ले लेंगे एंड फिर ये ट्रांसपिरेशन करेगा, दोबारा से वाटर वेपर जो है वो ऊपर जो है चला जाएगा। सिमिलरली सोइल के अंदर जो ग्राउंड वाटर है तो उसी सोइल से हम भी जो है ग्राउंड वाटर जो है वो लेते हैं एंड जब रेस्पिरेशन करेगा तो फिर दोबारा से वाटर वेपर बनेगा और क्लाउड जो है वो फॉर्म हो जाएगा। तो अब अगर हम यहाँ पर देखें तो ये कंटिन्यूस साइकिल जो है वो चलने लग रही है। एंड ये जो साइकिल है वेल ये नॉन लिविंग, ये नॉन लिविंग, ये नॉन लिविंग, लेकिन ये लिविंग, एंड इस लिविंग के अंदर जो साइक्लिक मैटर के अंदर चलने लग रहा है वो क्या, वाटर वेपर जो है वो मूव करने लग रहा है। क्या हमारी बॉडी के अंदर क्या वाटर वेपर नहीं है? बिल्कुल है। हमारी बॉडी के अंदर अराउंड 60 to 70% जो है वो वाटर ही प्रेजेंट है। तो व्हाट इट मीन्स कि एक बायोजेनिक न्यूट्रिएंट है एंड वो नॉन लिविंग एंड लिविंग मटेरियल के अंदर सर्कुलेट करने लग रहा है, उसको हम क्या कह देंगे, एक टाइप की वाटर साइकिल है या फिर बायोजियोकेमिकल साइकिल जो है वो कह देंगे हम। अगर हम दूसरी साइकिल को देखें यानी कि कार्बन साइकिल को देखें तो कार्बन जो है नॉर्मली वैसे जो फ्री फ्लोटिंग फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है उसको कहते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 जो है नॉर्मली कहाँ पर प्रेजेंट होती है, एयर के अंदर जो है प्रेजेंट होती है। अब जब एयर के अंदर प्रेजेंट होती है तो इसको कौन लेता है, वेल इनको जो है प्लांट जो है वो लेते हैं। प्लांट इसको लेंगे किस प्रोसेस के द्वारा लेते हैं, वेल इसके लिए एक प्रोसेस होती है जिसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है उसके द्वारा प्लांट जो है इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब प्लांट जो है अगर वो डेड हो जाएं, प्लांट अगर डेड हो जाएं तो उसके और ये अगर सोइल के अंदर अगर दब जाएं काफ़ी लंबे टाइम तक तो ये क्या बना देते हैं, फॉसल फ्यूल जो है वो बना देते हैं। एंड जब इन्हीं फॉसल फ्यूल का लेट्स से ये सोइल के अंदर प्रेजेंट है तो फॉसल फ्यूल जब बनता है तो इस फॉसल फ्यूल को जब बाहर निकालते हैं एंड जब इस फॉसल फ्यूल को बर्न करते हैं तो बर्न करने के बाद में दोबारा से CO2 कहाँ चली गई, वापस इन्वायरमेंट के अंदर चली गई। ठीक है। इसी तरीके से प्लांट को कौन खाता है, प्लांट को जो है कोई ना कोई एनिमल जो है वो खाता है। और एनिमल जो है वो क्या करता है, वेल जो एनिमल जो है वो रेस्पिरेशन करता है और जब वो रेस्पिरेशन करेगा तो उसके अंदर क्या करता है, CO2 लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करता है। तो यानी कि जब रेस्पिरेशन की प्रोसेस होगी, रेस्पिरेशन की प्रोसेस होगी तो फिर दोबारा से CO2 कहाँ चली जाएगी, वापस जो एयर जो है उसके अंदर चली जाएगी। सिमिलरली जो प्लांट जो है वो भी रेस्पिरेशन करते हैं, जब ये भी रेस्पिरेशन करेंगे तो इसकी भी जो CO2 जो है वो कहाँ चली जाएगी, वो भी ऊपर की तरफ जो है चली जाएगी। अब जो प्लांट है, क्या हम प्लांट को बर्न करते हैं? बिल्कुल, प्लांट को भी हम बर्न करते हैं। जब इसको बर्न करेंगे तो उसके बाद क्या होगा, CO2 जो है बाहर निकलेगी। जब कभी प्लांट और एनिमल जो है वो डाई होते हैं और इनके अंदर जब डिकम्पोजिशन जो है वो स्टार्ट होती है, डिकम्पोजिशन जब स्टार्ट होती है तो उस डिकम्पोजिशन के अंदर भी क्या होता है, CO2 जो है फिर दोबारा से जो है बन जाती है। ठीक है। अगर हम इसके अलावा देखें जो हमारा वोल्केनिक इरप्शन होता है, क्योंकि सोइल की बात करने लग रहे हैं, तो जो हमारा वोल्केनिक इरप्शन होता है तो उस वोल्केनिक इरप्शन के अंदर भी क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में CO2 जो है वो निकलती है। तो CO2 वापस इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो चली जाती है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि एयर के अंदर CO2 थी एंड CO2 लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर गई और लिविंग ऑर्गेनिज्म से वापस CO2 जो ऊपर चली गई। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर गई, फॉसिल फ्यूल बना, बर्न हुआ, वापस ऊपर चला गया। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर गई, वो डाई हुई, डिकम्पोजिशन हुई, फिर दोबारा से CO2 जो है ऊपर चली गई। वोल्केनिक इरप्शन हुआ क्योंकि हमारी जो अर्थ है उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में कार्बन जो है प्रेजेंट था एंड जो CO2 ऊपर गई फिर दोबारा से, तो इसका मतलब क्या है, साइक्लिक अमाउंट में जो है चलने लग रहा है। इसी तरीके से जब कभी भी कार्बोनेट रॉक है,
कार्बोनेट रॉक होती है, तो जो कार्बोनेट रॉक है जब उसके अंदर वीदरिंग होती है, जब उसके अंदर वीदरिंग होती है, तो वीदरिंग जब होती है तो फिर दोबारा CO2 कहाँ चली जाती है, वापस इन्वायरमेंट के अंदर चली जाती है। तो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में एयर जो है वो नीचे भी आती है और काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में एयर जो है ऊपर जो है चली जाती है। तो 3 पॉइंट जो है आप अलग से लिख सकते हो, ठीक है, कि 3 जो है यहाँ से बाहर जाने लग रही है, 3 जो पॉइंट जो है वो यहाँ से जो है अंदर जो है वो आने लग रहे हैं। तो आई होप आप जो है इसको जो है आराम से लिख लोगे एंड बड़ी आसान से, कोई मुश्किल है नहीं। तो कार्बन साइकिल को भी क्या कहते हैं हम, एक साइक्लिक फ्लो है किसका, कार्बन का, बिटवीन नॉन लिविंग एनवायरनमेंट एंड दी लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ से नॉन लिविंग के अंदर गया, सॉरी लिविंग के अंदर, लिविंग से नॉन लिविंग के अंदर एंड CO2 वापस ऊपर, लिविंग के अंदर नॉन लिविंग डिकम्पोजिशन दोबारा से इसके ऊपर, यानी कि साइक्लिक फ्लो जो है वो होने लग रहा है। क्या जो कार्बन डाइऑक्साइड है हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है, बिल्कुल प्रेजेंट होती है हमारी बॉडी के अंदर भी। इसके साथ में ही हम कार्बन साइकिल जो है, ऑक्सीजन साइकिल जो है वो भी देख सकते हैं। एक तीसरी साइकिल और है जिसको हम कहते हैं ऑक्सीजन साइकिल, एक थर्ड साइकिल जो है और है जिसको कहते हैं हम ऑक्सीजन साइकिल। एंड जो ऑक्सीजन साइकिल है उसके अंदर भी क्या है, ऑक्सीजन का फ्लो है। अब ऑक्सीजन का फ्लो नॉन लिविंग इन्वायरमेंट एंड लिविंग इन्वायरमेंट के बीच में किस तरीके से होगा, वेल एक बड़ा सिंपल सा है कि जो, तो यहाँ पे कार्बन की जगह क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा यहाँ पे, ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन कहाँ प्रेजेंट है, एयर के अंदर, एंड वो किसके अंदर जाती है, जो एनिमल जो है उसके अंदर जाती है, और एनिमल से फिर ये किसके पास जाती है, वेल ये जो है प्लांट के अंदर चली जाएगी। और वो क्या करते हैं, वेल वो करते हैं फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस। तो CO2 जो है वो निकालते हैं एंड वापस जब प्रोसेस होगी तो जो O2 जो है वो वापस इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो चली जाएगी। इसी तरीके से हम देख सकते हैं कि जब बर्निंग होती है, बर्निंग ऑफ, या फिर फॉसिल फ्यूल या फिर किसी भी चीज़ की बर्निंग जब भी होती है, बर्निंग ऑफ फ्यूल जो है वो होता है, तो उस टाइम पे क्या निकलती है, SO2 NO2 जो है वो निकलती है। इसके अलावा CO2 जो है वो भी निकलती है, वो भी अल्टीमेटली डिग्रेड होकर किसके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, वो भी O2 के अंदर जो है कन्वर्ट हो जाते हैं। वैसे तो एक जो ये साइकिल जो है वो याद रखना, ज़्यादा कुछ इसके अंदर इंपॉर्टेंट नहीं है। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है नाइट्रोजन की साइकिल। अब नाइट्रोजन की साइकिल को समझना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, ठीक है। हमारी 4th साइकिल है जिसको हम नाइट्रोजन साइकिल कहने लग रहे हैं। तो डेफिनेशन तो वही रहेगी, ठीक है। एक साइक्लिक फ्लो होता है नॉन लिविंग का लिविंग के अंदर। तो अगर हम नाइट्रोजन साइकिल की अगर बात करें तो जो मैं आपको लिखाने लग रहा हूँ डायरेक्टली जो है वैसे वैसे जो है आप करते जाएं, रिलेटिवली आसान रहेगा। नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन कहाँ पर प्रेजेंट है, N2 प्रेजेंट होती है एयर के अंदर। एंड जब ये एयर के अंदर होती है तो यहाँ पर एक प्रोसेस होती है जिसको बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। और जब ये नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है तो ये अलग अलग लेवल पे हो सकती है। नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है वो कैन बी इंडस्ट्रियल हो सकती है। नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है वो कैन बी लाइटनिंग की वजह से भी हो सकती है, और इट कैन बी बैक्टीरियल। तीनों केस हो सकते हैं। इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन भी हो सकती है, या फिर लाइटनिंग के द्वारा भी हो सकती है, या फिर जो हमारा बैक्टीरियल नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है वो भी हो सकता है। इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर क्या होता है, जब हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के अंदर जो नाइट्रोजन है, जब उसके साथ में ऑक्साइड अगर जोड़ दिए जाते हैं, हाइड्रोजन उसके साथ में जोड़ जाते हैं, तो अमोनिया जो है वो बन जाता है। तो डायरेक्टली ये क्या बना देते हैं, ये बना देते हैं वेल, तो जो इंडस्ट्रियल है वो डायरेक्टली बना देते हैं क्या, अमोनिया, NH3 जो है बना देते हैं। जब लाइटनिंग होती है जब लाइटनिंग होती है, इसको थोड़ा सा इसको ऊपर नीचे लिख लेते हैं, ऊपर लिख देते हैं लाइटनिंग,
और नीचे लिख देते हैं इंडस्ट्रियल। तो उसका कारण है, उसका कारण बताऊंगा क्या है, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल जब भी बनती है तो क्या बन जाता है, अमोनिया जो है वो बन जाता है, ठीक है। हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर के अंदर जब भी लाइटनिंग होती है तो नाइट्रेट या फिर नाइट्राइट जो है वो बन जाता है, यानी कि NO3 जो है वो बन जाता है। अब जब भी बैक्टीरियल होगी तो बैक्टीरिया की भी हेल्प से क्या बन जाता है, अमोनिया जो है वो बन जाता है, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल और बैक्टीरियल की हेल्प से क्या बन जाता है, अमोनिया बन जाता है, और लाइटनिंग की हेल्प से नाइट्रेट या नाइट्राइट जो है बन जाते हैं। एक होता है नाइट्रिफिकेशन, उस नाइट्रिफिकेशन के अंदर जो अमोनिया जो है वो कन्वर्ट हो जाता है NO2 के अंदर, और जो NO2 है वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, NO3 की फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन। तो दो प्रोसेस हो गई, एक तो नाइट्रोजन फिक्सेशन और दूसरी नाइट्रिफिकेशन जो है वो हो गई। इसके लिए एक बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है जिसको कहते हैं नाइट्रोसोमनाज, एंड इसको कहते हैं नाइट्रोबैक्टर। तो वो इनको कन्वर्ट कर देते हैं NO3 और NO2 के अंदर, ठीक है। जो प्रोसेस है अमोनिया को नाइट्रेट या नाइट्राइट के अंदर कन्वर्ट करना है उसको क्या कह देते हैं, नाइट्रिफिकेशन। एंड जो एयर के अंदर प्रेजेंट नाइट्रोजन है अगर वो अमोनिया में कन्वर्ट हो जाते हैं तो उसको बोल देते हैं हम नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्लियर है भाई इतना। उसके बाद जो हमारी नाइट्रेट है और जो हमारी अमोनिया है उसको टेकअप कर लेता है, उसको टेकअप कौन कर लेगा, प्लांट। और जो प्लांट है वो क्या बनाएगा, वो प्लांट प्रोटीन जो है बनाने लग जाएगा। तो प्लांट जो है वो टेकअप कर लेगा एंड वो क्या बना देगा, प्लांट के प्रोटीन जो है वो बना देगा। अभी इस प्लांट को कौन खाएगा, कोई ना कोई एनिमल जो है वो खाएगा। तो प्लांट के जो प्रोटीन बने हैं उसकी जो नाइट्रोजन है वो आगे चली किसके अंदर चली जाएगी, एनिमल के अंदर चली जाएगी। जब एनिमल के अंदर चली जाएगी एंड जब ये दोनों जब डेड होंगे तो डेड जो भी ये दोनों होंगे तो इसके अंदर प्रोटीन भी होगा। ये प्रोटीन कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, फिर दोबारा से अमोनिया के अंदर जो है कन्वर्ट हो जाएगा। जब ये अमोनिया के अंदर कन्वर्ट होगा तो यहाँ पर एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है जिसको बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन क्या है, जो अमोनिया है वापस उसको मिनरल्स यानी कि नाइट्रोजन के अंदर कन्वर्ट करना। कौन इसको कर सकता है, वेल सूडोमोनाज जो है वो इसको कर सकता है। एंड जो प्रोसेस है कि जो प्रोटीन है वो कन्वर्ट हो जाए अमोनिया के अंदर, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं अमोनिफिकेशन। एंड जो नाइट्रेट है या अमोनिया है उसका प्लांट के प्रोटीन के अंदर कन्वर्ट कर देना, उसको हम क्या कहेंगे, उसको कहेंगे एसिमिलेशन। तो 5 अलग अलग इसके अंदर स्टेप हो गए। पहला क्या, नाइट्रोजन फिक्सेशन, दूसरा नाइट्रिफिकेशन, तीसरा एसिमिलेशन, चौथा अमोनिफिकेशन और पांचवा क्या है, डिनाइट्रिफिकेशन। तो 5 प्रोसेस होकर के जो नाइट्रोजन जहाँ से स्टार्ट थी वो वापस वहीं पे जो है पहुँच जाती है। तो आपको लिखना क्या है, तो पहले तो आप ये जो डायग्राम जो है वो बना लेंगे कि नाइट्रोजन यहाँ से चली, नाइट्रोजन फिक्सेशन हुआ, 3 अलग अलग तरीके से हुआ, अमोनिया बन गई, जो नाइट्रेट जो है वो बन गया, एंड फिर उसके बाद प्लांट के अंदर चली गई, फिर एनिमल के अंदर जो है गई, फिर उसके बाद में डेड होने के बाद में अमोनिफिकेशन, और फिर ये, एंड फिर उसके बाद ये। आपको सिर्फ इतना करना है कि जो ये 5 अलग अलग प्रोसेस होने लग रही है इसको अलग से आप लिख लेंगे। वैसे तो मैं अलग से देने ही लगने लग रहा हूँ, आप वो लिख लेंगे, बट जो डायग्राम है वो आपको सही से समझ में जो है वो आ जाना चाहिए। तो नाइट्रोजन कहाँ से चली थी, एयर, और एयर से भी पहले कहाँ गई, सोइल के अंदर, और सोइल से कहाँ गई, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, प्लांट के अंदर, एनिमल के अंदर, फिर उसके बाद कहाँ गई, वापस एयर के अंदर। तो कहाँ से कहाँ पास होने लग रहे हैं, जो नॉन लिविंग है उससे लिविंग के अंदर, और लिविंग से फिर उसके बाद में दोबारा से जो नॉन लिविंग है उसके अंदर पास होने लग रहे हैं। अगर इस टाइप से अगर पास होने लग रहे हैं तो व्हाट इट मीन्स ये यही है कि जो बायोजेनिक जो न्यूट्रिएंट है वो पास होने लग रहा है बायोस्फीयर के अंदर, लिविंग और नॉन लिविंग के अंदर। इसी वजह से बायोजेनिक साइकिल जो है वो कहते हैं। इसके अलावा हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक, ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, मान लो ये हमारी अर्थ है,
ये हो गई हमारी अर्थ, एंड जो ऊपर है वो है हमारा सन। लेट्स से ये सन हो गया। सन रिलीज़ करता है अपने रेडिएशन, और वो कहाँ पर आके गिरता है? अर्थ के ऊपर जो है वो आके गिरते हैं। अर्थ से ये रेडिएशन जो है टकरा के ऊपर की तरफ जाते हैं, यहाँ से टकरा के ऊपर की तरफ जाते हैं, यहाँ से टकरा के ऊपर की तरफ जो है जाते हैं। ये जो एरिया होगा इसको तो ये हीट करेंगे ही। जो यहाँ पे यहाँ से जो ये जो सन के रेडिएशन जो है वो जो यहाँ से बाहर जाने लग रहे हैं, उन सोलर रेडिएशन को कुछ गैस होती हैं, जैसे कि CO2 है, जैसे कि मीथेन है CH3, जैसे कि CFC है, जैसे कि N2O है यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड है। वो क्या करते हैं, इन रेडिएशन को यहाँ से बाहर जाने नहीं देते, उन रेडिएशन को यहीं जो है फ्लो जो है करवाते रहते हैं। और अगर वो यहीं पर ही अगर फ्लो करते रहेंगे तो जो सन के सोलर रेडिएशन है वो यहाँ पर एक तरीके से जो है ट्रैप हो गए हैं। और जब सोलर रेडिएशन अगर यहाँ पे ट्रैप हो गए हैं तो वो सोलर रेडिएशन क्या करेंगे, हीट अप करेंगे, यहाँ का टेम्परेचर जो है बढ़ाएंगे। यही जो टेम्परेचर का जो बढ़ना होता है हम उसको क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। जो गैसेज हैं जिसकी वजह से ये जो सन के रेडिएशन ट्रैप हुए हैं हम उनको बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेज। तो जो ग्रीन हाउस गैसेज है कि वो कितनी है, 4, 1 2 3 और 4। नाइट्रस ऑक्साइड, CFC, मीथेन एंड फर्स्ट है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड। आपने आज के टाइम पे सुना भी होगा कि आज के टाइम पे जो अर्थ का टेम्परेचर जो है वो बढ़ने लगने लग रहा है, बिकॉज कार्बन जो है वो ज़्यादा बर्न होने लग रहा है, एंड अल्टीमेटली उससे क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट ज़्यादा जो है वो होने लग रहा है, जिसकी वजह से एक प्रॉब्लम होने लग रही है, एंड वो है ग्लोबल वार्मिंग की, यानी कि हर जगह टेम्परेचर जो है वो बढ़ने लगने लग रहा है। अब ग्लोबल वार्मिंग के नुकसान क्या है, नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग के नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है? फर्स्ट भाई, जो एवरेज टेम्परेचर जो अर्थ का है, एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ वो जो है इंक्रीज जो है वो हो गया है। दूसरा भाई, जो पोलर आइस जो है वो स्टार्ट मेल्टिंग एंड कोजिंग, क्या कोज करने लग रही हैं, एंड कोजिंग फ्लडिंग इन अर्थ के अंदर फ्लडिंग जो है वो इनकी वजह से होने लग रही है। और क्या होने लग रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से? जो सीजनल चेंजेस जो है वो जो है काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज जो है वो होने लग रहे हैं। एंड जो सीजनल चेंजेस अगर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गए तो आप समझ सकते हो कि एक फसल को गर्मी ज़्यादा चाहिए तो गर्मी उसको नहीं मिलेगी, ठंड ज़्यादा चाहिए वो ठंड नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से खेती जो है वो ठीक से नहीं हो पाएगी। जब खेती ठीक से नहीं हो पाएगी तो खाना भी जो है वो सभी को प्रॉपर अमाउंट के अंदर जो है वो नहीं मिल पाएगा। तो ग्लोबल वार्मिंग के एक नहीं बहुत सारे नुकसान जो है वो देखने को मिलने लग रहे हैं। ह्यूमन नहीं, जो इनफैक्ट जितनी भी एक्वेटिक लाइफ है उनको भी काफ़ी बड़ी दिक्कतों का सामना जो है करना पड़ रहा है। इसके अलावा हमारा एक लास्ट का टॉपिक बचा हुआ है, उसको हम बोलते हैं ओजोन। ओजोन क्या है? देखिए भाई, हमारा जो अर्थ है, लेट्स से ये हमारी अर्थ है, हमारी जो अर्थ है उसके ऊपर कुछ लेयर्स हैं। जो पहली लेयर है वो किसकी है? पहली लेयर किसकी है? पहली लेयर जो है वो ट्रोपोस्फियर की है, अराउंड 10 किलोमीटर तक, 10 से 12 तक हो सकता है ट्रोपोस्फियर के बाद में एक दूसरी लेयर जो है वो स्टार्ट हो जाती है अराउंड 12 किलोमीटर के बाद में, और उसके 20-25 किलोमीटर के ऊपर जो है एक दूसरी लेयर जो है वो भी प्रेजेंट है। शायद मैं इसको करवा चुका हूँ। एक दूसरी लेयर जो है वो प्रेजेंट होती है, उसको हम बोलते हैं ओजोन। तो एक यहाँ पर लेयर जो है वो और प्रेजेंट होती है जिसको हम कहने लग रहे हैं ओजोन।
तो ये एक लेयर है, ठीक है, जिसको हम कहने लग रहे हैं क्या, ओजोन। ओजोन बनती कैसे है? O2 के ऊपर जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन टकराते हैं तो ये फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब ये फ्री रेडिकल O2 के साथ में कंबाइन होते हैं तो ये O3 बनाते हैं। O3 क्या है? ओजोन। ओजोन की वजह से फ़ायदा क्या है? वेल, जो सन जो है वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में सन की अर्थ की तरफ सेंड करता है। अगर वो हमारी अर्थ के अंदर आ जाए तो उसकी वजह से स्किन के अंदर कैंसर हो सकता है, कैटेरेक्ट हो सकता है, एजिंग हो सकती है, म्यूटेशन हो सकती है, यानी डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है। तो अगर यूवी अगर आ जाए तो हमें नुकसान है, लेकिन यूवी आ नहीं पाती है। क्यों नहीं आ पाती है? बिकॉज वी हैव ए लेयर जिसको हम ओजोन कहते हैं। तो ओजोन का बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमारी अर्थ के ऊपर है एंड हमारी लाइफ के ऊपर है। लेकिन एक प्रॉब्लम जो है वो अराइज हो चुकी है और वो क्या है? ओजोन होल। ओजोन होल क्या है? डिक्रीज इन थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर की थिकनेस जो है वो कम होने लगने लग रही है, पर्टिकुलरली एंटार्क्टिका के रीजन के अंदर ये काफ़ी पतली जो है वो हो चुकी है। ओजोन होल जो है कुछ इस तरीके से जो है वो दिखाई देते हैं। कम किस वजह से हैं? वेल, कोई ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है, उसकी वजह से ये होने लग रहा है। वेल, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस कौन से होते हैं? वेल, ये हैं नॉर्मली CFC। CFC का मतलब क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ पे होती है? वेल, ये प्रेजेंट होती है इन एरोसोल, जो स्प्रे वगैरह होता है उसके अंदर प्रेजेंट होती है। और कहाँ पे प्रेजेंट होता है? जो फायर एक्सटिंग्विशर जो है उसके अंदर जो है प्रेजेंट होते हैं। रेफ्रिजरेशन के अंदर प्रेजेंट होता है। जो सेविंग क्रीम जो है फोम वाली उसके अंदर जो है प्रेजेंट होते हैं। तो कई सारी जगह जो है प्रेजेंट होते हैं। तो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस जो है ओजोन को कम करते चले जाते हैं। तो इनका यूज़ जो है अब रिलेटिव जो है कम जो है करने लगने लग रहे हैं, ताकि ओजोन को जो है सेफ जो है रखा जाए। सो डेट्स दी एंड ऑफ द लेक्चर। ठीक है, मैंने थोड़ा सा जल्दी जो है वो करा दिया है, बट साथ में जो ये सबटाइटल है उसके हेल्प से जो है आप कर सकते हो। बट फिर भी अगर आपके कोई डाउट है तो उसको कमेंट करें या फिर जो मीटिंग है उसमें डिस्कस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।